हम सीरीज़ का चैप्टर पढ़ रहे हैं और हम इसमें डिफरेंट सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं। हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन की है और डेफिनेशन की मदद से कुछ सीरीज़ को कन्वर्जेंट प्रूफ किया है और डेफिनेशन की मदद से हर सीरीज़ को कन्वर्जेंट प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने इससे पहले एक कॉची कंडेंसेशन टेस्ट भी पढ़ा है, जिसकी मदद से अगर हमें एक सीरीज़ की कन्वर्जेंस पता हो तो किसी दूसरी सीरीज़ की कन्वर्जेंस डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ कॉची कंडेंसेशन टेस्ट की मदद से हम हर सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस डिसाइड नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अब हम कुछ और टेस्ट पढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट। इस कंपैरिजन टेस्ट को प्रूफ करेंगे और इस कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करके डिफरेंट सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में डिसाइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट की। कुछ लोग इसको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट भी कहते हैं। स्टेटमेंट क्या है कि अगर xn और yn रियल सीक्वेंसेस हैं, xn और yn रियल सीक्वेंसेस हैं और कोई एक नेचुरल नंबर k हमें ऐसा मिल रहा है कि जब भी सीक्वेंस की टर्म नंबर n को हम k से ग्रेटर इक्वल लेते हैं तो xn और yn दोनों ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं और yn हमेशा xn से ग्रेटर इक्वल है। अगर ऐसी दो सीक्वेंसेस हमारे पास मौजूद हैं और इनकी मदद से हम बनाते हैं सीरीज। थ्योरम का पार्ट ए ये कहता है कि अगर आपको समीशन yn वाली सीरीज की कन्वर्जेंस पता हो कि समीशन yn कन्वर्जेंट है, तो फिर श्योरिटी है कि जो समीशन xn है वो भी कन्वर्जेंट होगी। जब भी हमारे पास दो सीरीज हों, समीशन xn और समीशन yn, जो समीशन yn सीरीज की टर्म्स हैं वो समीशन xn सीरीज की टर्म से ग्रेटर इक्वल टू हों और दोनों ग्रेटर इक्वल टू 0 हों। ये हो सकता है बात सारी टर्म्स के लिए ट्रू हो और हो सकता है ये बात n की वैल्यूज k या k से ग्रेटर के लिए हमेशा ट्रू हो। ऐसी सूरत में वो सीरीज जिसकी टर्म्स ग्रेटर इक्वल टू हैं, अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो सीरीज जिसकी टर्म्स लेसर इक्वल हैं वो भी कन्वर्जेंट होगी। आसानी से आप भी गेस कर सकते हैं, सीरीज के कन्वर्जेंट होने का मतलब होता है आपको उसके सम का आंसर मिल गया है। अगर वो सीरीज जिसकी टर्म्स ग्रेटर इक्वल टू हैं उसके सम का आंसर मिल गया है तो उससे छोटी सीरीज के सम का आंसर भी मिल ही जाएगा। ये प्रूफ करेंगे और दूसरी बात ये प्रूफ करेंगे कि जिस सीरीज की टर्म्स लेसर इक्वल हैं, अगर वो सीरीज हमें पता हो कि डाइवर्जेंट है तो फिर वो सीरीज जिसकी टर्म्स उससे ग्रेटर इक्वल हैं वो भी हमारे पास डाइवर्जेंट ही हुआ करेगी। ये दो स्टेटमेंट्स हमने प्रूव करनी है। जब भी आपके पास दो सीरीज हों और आपको एक नेचुरल नंबर k मिल जाए कि आप उन सीरीज की टर्म्स का कंपैरिजन कर सकें। जब भी n k से ग्रेटर इक्वल हो, एक सीरीज की टर्म्स ग्रेटर आर इक्वल, दूसरी सीरीज की टर्म्स लेस आर इक्वल और दोनों सीरीज की टर्म्स नॉन नेगेटिव हों। ऐसी सूरत में बड़ी टर्म्स वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो फिर छोटी टर्म्स वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी और अगर छोटी टर्म्स वाली डाइवर्जेंट है तो फिर बड़ी टर्म्स वाली सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। इस बात को प्रूफ करेंगे और प्रूफ करेंगे हम बाय डेफिनेशन से नहीं, बल्कि हम प्रूफ करेंगे कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके। कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ये कहता है कि एक सीरीज समीशन xn कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक नेचुरल नंबर n0 मिल जाए कि समीशन xk k फ्रॉम n+1 to m लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल m ग्रेटर देन n ग्रेटर इक्वल टू n0 के लिए। जब भी कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो तो ये इनक्वालिटी होल्ड करेगी और जब किसी सीरीज में हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए आप एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढ लें कि ये इनक्वालिटी होल्ड कर जाए तो फिर वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। पहले पार्ट ए का प्रूफ करना चाहेंगे। उसके लिए हमें गिवन है कि समीशन yn कन्वर्जेंट है और हमने समीशन xn को कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। समीशन xn को कन्वर्जेंट प्रूफ करने के लिए हमने हर एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर n0 ढूंढना है। यानी अगर हम कोई सा भी पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लें तो हमें ढूंढना है क्या, हमें ढूंढना है एक नेचुरल नंबर n0 के ये वाली इनक्वालिटी होल्ड करे कि समीशन xi i फ्रॉम n+1 to m का मॉडुलस
लेस देन एप्सिलॉन है। जब भी m n से ग्रेटर और ये ग्रेटर इक्वल टू n नॉट है, हमने कोई सा एप्सिलॉन लेकर नेचुरल नंबर n नॉट ढूंढना है और ये इनक्वालिटी हमने प्रूफ करनी है। मैंने समीशन को xk लिखने के बजाय समीशन xi लिख लिया है, इसलिए कि k स्टेटमेंट में भी इस्तेमाल हो रहा है। और मुझे yn के लिए यही बात जो है गिवन है, समीशन yn के लिए ये बात होल्ड कर रही है, यानी समीशन yi i फ्रॉम n प्लस 1 टू m का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल m ग्रेटर देन n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट। समीशन yi मॉडुलस के लिए ये बात होल्ड कर रही है और समीशन xi मॉडुलस के लिए ये बात मुझे बनाना है। और बहुत आसानी से बन गई। कैसे? क्योंकि हर xi जो है वो yi से लेसर इक्वल है, तो समीशन xi भी समीशन yi से लेसर इक्वल होगा, मॉडुलस के साथ भी लेसर इक्वल होगा। और चूंकि समीशन yi मॉडुलस तो एप्सिलॉन से लेस है, तो समीशन xi मॉडुलस उससे लेस है, तो वो भी एप्सिलॉन से लेस प्रूव हो गया। यही आसान सा प्रूफ है। इस प्रूफ को लिख लेते हैं तरतीब के साथ। हम सबसे पहले कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन ले रहे हैं और पार्ट ए को प्रूफ करने के लिए सपोज कर रहे हैं कि जो समीशन yn है वो कन्वर्जेंट है। क्योंकि समीशन yn को हम सपोज कर रहे हैं कि वो कन्वर्जेंट है, तो इस एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक नेचुरल नंबर n नॉट मिल जाएगा कि ये वाली इनक्वालिटी होल्ड करेगी कि समीशन yi मॉडुलस i फ्रॉम n प्लस 1 टू m एप्सिलॉन से लेस है जब भी m n से ग्रेटर और n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट है। एक इनक्वालिटी मेरे पास ये है समीशन yi मॉडुलस की, और एक इनक्वालिटी मेरे पास ये है। इन दोनों का इस्तेमाल करना है और मुझे समीशन xi मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस प्रूफ करना है। ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है जब भी m और n ग्रेटर इक्वल टू n नॉट है। ये इनक्वालिटी होल्ड कर रही है जब भी n ग्रेटर इक्वल टू k है, और मुझे दोनों का इस्तेमाल करना है। और याद करें, जब भी दो इनक्वालिटीज आपने इस्तेमाल करनी हो और एक किसी एक नेचुरल नंबर से ग्रेटर इक्वल टू के लिए होल्ड करती हो, दूसरी किसी दूसरे नेचुरल नंबर से ग्रेटर इक्वल टू के लिए होल्ड करती हो, तो दोनों किन नंबर्स के लिए होल्ड करती हैं? दोनों उन नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड करती हैं जो ग्रेटर इक्वल टू उन दो में से बड़े नंबर से हों। तो हम ऐसा करते हैं, ये इनक्वालिटी n नॉट से ग्रेटर इक्वल टू के लिए होल्ड कर रही है, ये इनक्वालिटी k से ग्रेटर इक्वल टू नेचुरल नंबर्स के लिए होल्ड कर रही है, तो k और n नॉट में से मैक्सिमम नंबर ले लेते हैं। इस मैक्सिमम नंबर का नाम हम n स्टार रख लेते हैं। इस n स्टार के लिए ये इनक्वालिटी भी होल्ड करेगी और ये इनक्वालिटी भी होल्ड करेगी, और ये इनक्वालिटी बन जाएगी समीशन yi i फ्रॉम n प्लस 1 टू m का मॉडुलस लेस देन एप्सिलॉन है जब भी m और n ग्रेटर इक्वल टू n स्टार हैं। और ये इनक्वालिटी है कि xn लेसर इक्वल टू yn बोथ ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं जब भी n ग्रेटर इक्वल टू n स्टार हैं। और ये सारे x अगर सारे y से लेसर इक्वल हैं तो सारे x का सम भी y के सम से लेसर इक्वल होगा। और ये सम हम लेने लगे हैं n प्लस 1 से लेकर m तक के लिए। तो समीशन xi i फ्रॉम n प्लस 1 टू m लेसर इक्वल होगा समीशन yi i फ्रॉम n प्लस 1 टू m जब भी m और n ग्रेटर इक्वल टू n स्टार हैं, और ये दोनों सम ग्रेटर इक्वल टू 0 होंगे। क्योंकि हर टर्म ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो उन सारों का सम भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। अब हमारे पास मौजूद है कि समीशन xi ग्रेटर इक्वल टू 0, समीशन yi ग्रेटर इक्वल टू 0, और हमारे पास मौजूद है कि समीशन yi का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। मुझे समीशन xi के मॉडुलस को एप्सिलॉन से लेस बनाना है। इस इनक्वालिटी में मैं पहले मॉडुलस लाना चाहता हूँ, ला सकता हूँ। आपको याद होगा कि x मॉडुलस जो है वो इक्वल हुआ करता है x के जब भी x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो। ये सारा सम ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो मैं इसका मॉडुलस लिखूं या इसे बगैर मॉडुलस के लिखूं, एक ही बात है। ये सारा सम चूंकि ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो मैं इसे मॉडुलस के साथ लिखूं या बगैर मॉडुलस के लिखूं, एक ही बात है। तो मैं इस इनक्वालिटी में मॉडुलस को इंट्रोड्यूस करने लगा हूं और मैं ये इनक्वालिटी मॉडुलस के साथ लिख रहा हूं। समीशन xi मॉडुलस i फ्रॉम n प्लस 1 टू m लेसर इक्वल टू समीशन yi मॉडुलस i फ्रॉम n प्लस 1 टू m। मैंने इस बात का इस्तेमाल किया है, इनको मॉडुलस के साथ लिख लिया है और बात बन गई। समीशन xi मॉडुलस i फ्रॉम n प्लस 1 टू m लेसर इक्वल है समीशन
yi i फ्रॉम n प्लस 1 टू m के मॉडुलस से, और ये लेस है किससे, एप्सिलॉन से। तो अगर हम 1 का इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं समीशन xi i फ्रॉम n प्लस 1 टू m का मॉडुलस लेस है एप्सिलॉन से, और हर उस m और n के लिए जो ग्रेटर इक्वल टू n स्टार हो। यही प्रूफ करना चाहते थे जी, बिल्कुल यही बात प्रूफ करना चाहते थे, और इस बात के प्रूफ होने से नतीजा निकल आया कॉशी कन्वर्जेंट क्राइटेरिया की मदद से कि जो समीशन xn है वो कन्वर्जेंट है। हमने समीशन yn को कन्वर्जेंट सपोज कर लिया था और समीशन xn को कन्वर्जेंट प्रूफ कर दिया है। याद रहे, आइंदा से इसका इस्तेमाल किया करेंगे जब भी दो सीरीज की टर्म्स नॉन नेगेटिव हैं और एक सीरीज की टर्म्स दूसरी सीरीज की टर्म्स से ग्रेटर इक्वल हैं एक ख़ास नंबर के बाद, वो नंबर हो सकता है 1 से शुरू हो जाए, यानी सारी की सारी टर्म्स yn ग्रेटर इक्वल टू टर्म्स xn हो। तो अगर बड़ी सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी टर्म्स वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट हुआ करेगी। ये पार्ट ए हमने प्रूफ कर लिया। प्रूफ करना चाहते हैं पार्ट ए में हमने प्रूव ये किया है कि समीशन yn अगर कन्वर्जेंट है तो समीशन xn भी कन्वर्जेंट होगी, इस कंडीशन के साथ कि अगर xn लेसर इक्वल टू yn बोथ ग्रेटर इक्वल टू 0 और ये इनक्वालिटी होल्ड करे फॉर सम k से ग्रेटर इक्वल टू n के लिए। अगर बड़ी टर्म्स वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो छोटी टर्म्स वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट है। ये बेसिकली स्टेटमेंट है इफ p देन q। ऐसी स्टेटमेंट्स को हम कंडीशनल कहा करते हैं। लॉजिक के अंदर हमने फर्स्ट ईयर का मैथ पढ़ते हुए पढ़ा ये था कि हर कंडीशनल के कॉरस्पॉन्डिंग एक उसके कंट्रा पॉजिटिव कंडीशनल भी होती है। कंट्रा पॉजिटिव कंडीशनल क्या होती है कि सेकंड स्टेटमेंट की निगेशन लें तो इम्प्लाइज फर्स्ट स्टेटमेंट की निगेशन, सेकंड स्टेटमेंट की निगेशन लेके पहले लिख लें, इम्प्लाइज फर्स्ट की निगेशन लेके बाद में लिख लें। इस स्टेटमेंट को हम इस गिवन कंडीशनल के कंट्रा पॉजिटिव कहा करते हैं, और हमने ये प्रूफ किया हुआ है कि जो कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है और जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो दोनों इक्विवेलेंट होती है। ये जुमला बोलना या ये जुमला बोलना दोनों बराबर होते हैं। अब ये जो हमने स्टेटमेंट ए में प्रूफ किया है इसके ज़रा कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हैं। इसके कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगी कि निगेशन के समीशन xn कन्वर्ज कर रही है। इस स्टेटमेंट की निगेशन इम्प्लाइज निगेशन की स्टेटमेंट की समीशन yn कन्वर्ज कर रही है। और कन्वर्जेंट की निगेशन क्या होती है? एक सीरीज या कन्वर्जेंट होती है या कन्वर्जेंट नहीं होती तो हम उसे डाइवर्जेंट कहते हैं। कन्वर्जेंट नहीं का मतलब है कि समीशन xn डाइवर्ज कर रही है। समीशन xn अगर डाइवर्जेंट हो इम्प्लाइज समीशन yn जो है वो डाइवर्जेंट होगी। ये वाली स्टेटमेंट बेसिकली जो है पार्ट ए की स्टेटमेंट के कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और दोनों स्टेटमेंट्स इसका मतलब है इक्विवेलेंट है। पहला जुमला बोलना या दूसरा जुमला बोलना एक ही बात है। पहला जुमला चूंकि हम प्रूफ कर चुके हैं और पार्ट बी में जो जुमला है वो पार्ट ए वाले जुमले का कंट्रा पॉजिटिव है, इसका मतलब है जो पार्ट बी है वो भी हमने प्रूफ कर लिया है। चूंकि समीशन xn डाइवर्जेस इम्प्लाइज समीशन yn डाइवर्जेस वो कंट्रा पॉजिटिव है पार्ट ए की स्टेटमेंट का, इसका मतलब है कि ये पार्ट भी प्रूफ हो गया, बात ख़त्म हो गई। यही थ्योरम हम प्रूफ करना चाहते थे। आइंदा से हम इस थ्योरम का इस्तेमाल किया करेंगे। जब भी आपके पास दो सीरीज हों नॉन नेगेटिव टर्म्स वाली और आपको उनमें से बड़ी टर्म्स से बनने वाली सीरीज के बारे में मालूम हो कि वो कन्वर्जेंट है, तो फिर छोटी टर्म्स से बनने वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। या आपको मालूम हो कि छोटी टर्म्स वाली जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है, तो फिर बड़ी टर्म्स वाली सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं और कंपैरिजन टेस्ट का उनमें इस्तेमाल करते हैं। और एक एग्जांपल है हमारे पास, हमने सीरीज समीशन 1/n² + n को प्रूव ये करना है कि ये कन्वर्जेंट है। और मैं इस वक्त बेसिक डेफिनेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि इस्तेमाल करने लगा हूँ कंपैरिजन टेस्ट का। आप जब भी कोई सीरीज़ ऐसी देखें जिसमें ऊपर नीचे पॉलिनोमियल्स हों तो अक्सर कंपैरिजन टेस्ट हमारी हेल्प किया करता है।
कंपैरिजन टेस्ट एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं कि अगर दो सीरीज़ हैं, एक की टर्म्स दूसरी की टर्म से ग्रेटर इक्वल हैं, ये रिजल्ट चाहे टर्म सीरीज़ की सारी टर्म्स के लिए होल्ड कर रहा है या सीरीज़ की टर्म नंबर के से बाद वाली सारी टर्म्स के लिए होल्ड कर रहा है। ऐसी सूरत में अगर बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ हमें मालूम हो कि कन्वर्जेंट है तो छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होती है, या हमें छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ के बारे में मालूम हो कि वो डाइवर्जेंट है तो फिर बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होती है। एक बात ज़रूर याद रहे कि अगर छोटी वाली के बारे में मालूम हो कि वो कन्वर्जेंट है तो बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ के बारे में रिजल्ट होल्ड नहीं करता, या बड़ी सीरीज़ के बारे में आपको मालूम हो कि डाइवर्जेंट है तो छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ के बारे में हमारे पास कोई रिजल्ट, कोई कंक्लूजन नहीं है। हमारे पास दो केसेस में कंक्लूजन है, एक इस केस में कि अगर बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, और दूसरे इस केस में कि अगर छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होगी। लेकिन जब भी हमने कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करना होगा तो दो में से कम एक सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। वो एक सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में हमें कैसे मालूम होगा? दो बहुत वेल नोन रिजल्ट्स हैं जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया था। एक, हमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कन्वर्जेंस हमेशा मालूम है कि समेशन r पावर n वाली जो सीरीज़ होती है हम इसे ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं, और ये कन्वर्जेंट हुआ करती है अगर r -1 और 1 के दरमियान हो, या कह लें r का मॉडुलस 1 से लेस हो, और डाइवर्जेंट हुआ करती है अगर r 1 से ग्रेटर इक्वल हो या r -1 से लेसर इक्वल हो, या कह लें r का मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टू 1 हो। एक इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपको हमेशा याद रखनी है, और दूसरे p सीरीज़ जो है उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस याद रखनी है कि 1/n पावर p वाली सीरीज़ को हम p सीरीज़ कहा करते हैं, और ये कन्वर्ज किया करती है अगर p 1 से बड़ा हो, और डाइवर्ज किया करती है अगर p लेसर इक्वल टू 1 हो। तो जब भी हमें कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करना होगा तो हम गिवन सीरीज़ को या तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ से कंपेयर करेंगे या p सीरीज़ से कंपेयर करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो सीरीज़ है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि वो समीशन xn के इक्वल है, तो जो xn है हमारे पास वो 1/n² प्लस n है। मुझे इस xn को या तो किसी सीरीज़ से लेसर इक्वल बनाना है या किसी से ग्रेटर इक्वल बनाना है। उसके लिए जिन सीरीज़ के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन है वो या तो n की पावर में कांस्टेंट नंबर हो या नीचे कांस्टेंट नंबर हो पावर में n हो। यहाँ पे देख के मुझे लगता ये है कि बेस में n है और पावर में कांस्टेंट नंबर है, यानी मैं इसको कंपेयर करना चाहूँगा 1/n पावर p वाली सीरीज़ के साथ, और 1/n पावर p वाली सीरीज़ से कंपेयर करने के लिए यहाँ दरमियान में प्लस नहीं होना चाहिए। इस प्लस को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? बहुत सारी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, मैं उनको टर्न बाय टर्न डिस्कस करता हूँ। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम जो n² है उसको n कर लें। अगर हम उसको n में तब्दील कर लें तो n + n सम हो जाएगा, हो सकता है मसला हल हो जाए, हो सकता है मसला हल ना हो। अगर मैं n² को n कर लूँ तो नीचे n + n यानी नीचे 2n बन जाएगा। ऐसा करने से हमें देखना ये होगा कि हमने सम तो ख़त्म कर लिया, लेकिन जो नई चीज़ बनी है, जो नई टर्म बनी है, वो इसके मुकाबले में ग्रेटर इक्वल है या लेसर इक्वल है। हमने न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं की है, हमने डिनोमिनेटर को चेंज किया है। तो डिनोमिनेटर में हमने n² की जगह जब n लिखा है तो बड़ा नंबर लिखा है या छोटा लिखा है? हमने n² की जगह n लिखा है जो कि n² से छोटा है। नीचे छोटा नंबर लिखने का मतलब है अब राइट साइड पहले से ग्रेटर इक्वल हो गई है, और इस स्टेप में तो सिंपली मैंने ऐड किया है 1/2n जो मेरे पास इसको कह लूँ कि yn है, ये इस वक्त xn से ग्रेटर इक्वल है, और ये n की तमाम वैल्यूज़ के लिए होल्ड कर रही है बात n ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए, यानी इस तरह की कंडीशन हमारे पास बन रही है। और इन दो में से मुझे इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में पता है। कैसे? आप कहेंगे ये 2 मसला कर रहा है। पहले भी हमने जिक्र किया था, जब भी आपको किसी सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में पता हो और उसके साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो जाए तो कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बिहेवियर में फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको समीशन
1/n की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पता है और आपको पता है कि ये डाइवर्जेंट है। क्यों डाइवर्जेंट है? क्योंकि इसमें p जो है वो 1 है और 1 के लिए ये सीरीज डाइवर्ज किया करती है। ये बड़ी सीरीज है। ये जो yn है ये एक ऐसी सीरीज की टर्म्स हैं जो कि डाइवर्जेंट है और ये इससे ग्रेटर और इक्वल है। अगर बड़ी टर्म्स वाली सीरीज डाइवर्जेंट हो तो छोटी टर्म्स वाली सीरीज के बारे में क्या कह सकते हैं? कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़ी टर्म्स वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो तो छोटी के बारे में कहा जा सकता है। इसका मतलब है ये जो हमने कोशिश की थी ये कोशिश हमारी कामयाब नहीं हुई। हमने गो के इसका कंपैरिजन कर लिया एक ऐसी सीरीज से जिसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हमें पता थी, लेकिन हम कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सके। एक दूसरा तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इस सम को खत्म करना चाहते हैं 1/n² + n को, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम इन दो में से एक नंबर लिखे ही ना। हो सकता है मैं नीचे n लिखूं ही ना, नीचे n² कर लूं। दूसरे अल्फाज में कह लें मैंने नीचे n की जगह 0 लिख दिया। नीचे मैंने बड़ा नंबर किया है, छोटा किया है, नीचे मैंने छोटा नंबर लिखा है। n जो है वो 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3, मैंने उन सारे 1 2 3 की जगह सिर्फ 0 लिख दिया छोटा। नीचे छोटा लिखने से राइट साइड बड़ी हो गई है। राइट साइड बड़ी हो गई तो मसला ही हल हो गया। क्यों मसला हल हो गया? क्योंकि ये जो राइट साइड वाली टर्म्स बड़ी हुई हैं इनसे बनने वाली सीरीज जो है समेशन 1/n², ये भी एक p सीरीज है और इसमें p2 है और p 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है। अगर ये बड़ी टर्म्स वाली सीरीज कन्वर्जेंट है तो फिर छोटी टर्म्स वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। डिफरेंट वेज हो सकते हैं सम खत्म करने के। मैंने एक वे से सम खत्म किया, मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। मैंने दूसरे वे से सम खत्म किया तो मुझे कामयाबी हासिल हो गई। तो कोशिश करनी है आपने कि गिवन सीरीज को हम p सीरीज या ज्योमेट्रिक सीरीज में कन्वर्ट कर लें और उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की मदद से हम गिवन सीरीज की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को डिसाइड कर लें। कन्वर्शन करने के बाद हो सकता है आप कामयाब हो जाएं, हो सकता है आप नाकामयाब हों, परेशान नहीं होना है और दोबारा कोशिश कर लेनी है। तो हमने जो इस वक्त कंक्लूजन ड्रा किया है उस कंक्लूजन को लिख लेते हैं। मैंने नीचे वाला n नहीं लिखा, 1/n² लिख दिया, नीचे नंबर छोटा कर लिया है तो राइट साइड ग्रेटर और इक्वल हो गई और मेरे पास ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है n की तमाम वैल्यूज़ के लिए, 1 और 1 से ग्रेटर के लिए। और मेरे पास ये जो समेशन 1/n² है ये कन्वर्जेंट p सीरीज है क्योंकि इसमें p2 1 से बड़ा है। और बाय कंपैरिजन टेस्ट मैं कह सकता हूँ समेशन 1/n² + n जो है ये भी एक कन्वर्जेंट सीरीज है। तो हमने एक सीरीज जो हमें गिवन थी 1/n² + n, उसको कंपैरिजन टेस्ट की मदद से कन्वर्जेंट प्रूव कर लिया है। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है द सीरीज 1/n + 1 का स्क्वायर रूट, ये डाइवर्जेंट सीरीज है। इस सीरीज को लेट कर लेते हैं कि ये xn है और xn बेसिकली इस वक्त 1/n + 1 का स्क्वायर रूट है और मुझे फिर इसको p सीरीज बनाना है। उसके लिए इस सम को ख़त्म करना है। इस सम को ख़त्म करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था। एक तरीका तो ये हो सकता है कि 1 को छोड़ दें। अगर मैं 1 को छोड़ दूं तो नीचे चूँकि मैं छोटा नंबर लिख दूंगा 1 की जगह 0, तो राइट साइड में नीचे छोटा करने से राइट साइड बड़ी हो जाएगी। ये जो राइट साइड मेरे पास बड़ी हो गई है, इससे बनने वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंस है? इससे बनने वाली सीरीज़ 1/n की पावर 1/2, इसमें p 1/2 है, 1 से छोटा नंबर है, डाइवर्जेंट है। अगर बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ डाइवर्जेंट हो तो छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ के बारे में कोई कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते। मैंने इसका कंपैरिजन तो कर लिया एक सीरीज़ के साथ, लेकिन फाइनल कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सका। तो इस तरीके को छोड़ देते हैं, किसी दूसरे तरीके से सम खत्म करते हैं। दूसरा तरीका हम ये अडॉप्ट करने लगे हैं कि नीचे इस 1 की जगह n लिख लिया। जो हमने 1 की जगह n लिखा है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सो ऑन। तो बेसिकली हमने 1 की जगह या तो 1 ही लिखा है या 1 से बड़ा नंबर लिखा है। नीचे बड़ा नंबर लिखा है तो राइट साइड छोटी हो गई है। अब मेरे पास राइट साइड वाली जो टर्म्स हैं वो लेफ्ट साइड वाली टर्म्स के मुकाबले में लेसर इक्वल हैं।
इस सम को खत्म किया जा सकता है। इस सम को अब हम क्या कर सकते हैं, इस सम को अब हम लिख सकते हैं 2 और n का स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर रूट अलग और n का स्क्वायर रूट अलग, और ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है n की तमाम वैल्यूज ग्रेटर और इक्वल टू 1 के लिए। कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करने के लिए ये इनक्वालिटी n की वैल्यूज ग्रेटर और इक्वल टू सम नेचुरल नंबर के लिए होल्ड करनी चाहिए। और यहाँ पे ये जो रिजल्ट बना है, ये जो इनक्वालिटी बनी है, ये इनक्वालिटी n ग्रेटर और इक्वल टू 1 सब के लिए होल्ड कर रही है। कंपैरिजन टेस्ट इस्तेमाल होने के चांसेस हैं। चांसेस का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि हमारे चांसेस जो हैं वो ख़त्म हो गए थे, हम नहीं डिसाइड कर पाए थे। इस दफ़ा हमारे पास जो राइट साइड पे सीरीज़ है वो छोटी है, और ये जो सीरीज़ है ये वही 1 ओवर n की पावर 1/2 है। साथ में गो के नंबर भी है, लेकिन थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया है, नंबर के मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बिहेवियर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सीरीज़ हमारे पास डाइवर्जेंट है, इसकी टर्म्स लेसर इक्वल हैं, और अगर लेसर इक्वल टर्म्स वाली सीरीज़ डाइवर्जेंट हो तो ग्रेटर इक्वल टू वाली भी डाइवर्जेंट हुआ करती है। तो ये चूँकि हमारे पास डाइवर्जेंट सीरीज़ है बगैर 2 के, लेकिन अगर बगैर 2 के स्क्वायर रूट के डाइवर्जेंट है, अगर बगैर 2 के स्क्वायर रूट के डाइवर्जेंट है तो 2 के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद भी डाइवर्जेंट है। अगर छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक जो बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ है, जो कि ये गिवन सीरीज़ है 1 ओवर n + 1 का स्क्वायर रूट, ये भी डाइवर्जेंट सीरीज़ है। तो हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हमने इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस डिसाइड कर ली विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। एक और एग्जांपल करने लगे हैं, और हमने डिसाइड ये करना है कि जो हमारे पास सीरीज़ है 2 पावर n ओवर 3 पावर n + 1 n 1 to infinity, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। पिछली 2 एग्जांपल्स में उसने खुद बता दिया था कि क्या प्रूफ करें, इस दफ़ा उसने नहीं बताया है, हमें खुद डिसाइड करना है। हमें कंपैरिजन टेस्ट भी याद है, हमें ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में भी याद है, और हमें पी सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में भी याद है। और जो गिवन सीरीज़ है उसमें पावर में n है, इसका मतलब है हम कोशिश करेंगे इसको ज्योमेट्रिक सीरीज़ से कंपेयर करने की, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ से कंपेयर करने के लिए भी यहाँ पे हमें इस सम को ख़त्म करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इस सीरीज़ को सपोज कर लेते हैं कि ये समीशन xn है, यानी xn हमारे पास इस वक्त 2 पावर n ओवर 3 पावर n + 1 है। दरमियान का ये सम ख़त्म करना चाहता हूँ। सम ख़त्म करने के फिर हमारे पास डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि नीचे जो 1 है उसको भी 3 की पावर n बना लिया जाए। अगर 1 को मैं 3 पावर n बना लूँगा, नीचे बड़ा नंबर लिख दूँगा, तो ये हमारे पास इसके मुकाबले में लेसर इक्वल बन जाएगी। नीचे दोनों ऐड हो जाएंगे और मेरे पास बन जाएगा नीचे 2 टाइम्स 3 पावर n, और ये मेरे पास बन जाएगा 1 ओवर 2 और 2/3 पावर n। अगर मैं 1/2 को इग्नोर कर दूं और समीशन 2/3 की पावर n की बात कर लूं, तो ये r पावर n वाली सीरीज़ है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, इसमें r 2/3 है, और r 2/3 है तो r का मॉडुलस 1 से लेस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है इन टर्म से जो सीरीज़ बनी है 2/3 पावर n, ये मेरे पास कन्वर्जेंट है। ये गिवन के मुकाबले में लेसर इक्वल हैं। लेसर इक्वल टर्म्स वाली सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट हो तो ग्रेटर इक्वल टू टर्म्स वाली सीरीज़ के बारे में क्या कहते हैं। ऐसी सूरत में कंपैरिजन टेस्ट हमें कोई कंक्लूजन नहीं देता है। अगर लेसर इक्वल टू टर्म्स वाली सीरीज़ डाइवर्जेंट हो तो फिर बड़ी टर्म्स वाली सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होती है, या बड़ी टर्म्स वाली कन्वर्जेंट हो तो छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होती है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो रिजल्ट मैं ड्राइव कर पाया हूँ वो ये है कि जो छोटी टर्म्स वाली सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। इसका मतलब है फ़िलहाल मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई है। बेसिक ऑब्जेक्टिव इस सम को ख़त्म करना और ऐसा रिजल्ट बनाना है कि हम डिसाइड कर सकें। तो सम ख़त्म करने का दूसरा तरीका अडॉप्ट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, नीचे 1 लिखते ही नहीं हैं, या कह लें नीचे 1 की जगह 0 लिख लिया, नीचे छोटा नंबर लिख लिया। राइट साइड अब मेरे पास ग्रेटर इक्वल हो गई, और ये रिजल्ट मेरे पास होल्ड कर रहा है n की हर वैल्यू के लिए, फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए। और इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 पावर n, और ये कौन सी सीरीज़ है,
ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये वही है जो अभी थोड़ी देर पहले बनी थी, ये कन्वर्जेंट है। लेकिन इस दफ़ा ये गिवन सीरीज की टर्म्स के मुकाबले में ग्रेटर और इक्वल टू टर्म्स वाली सीरीज बन रही है। और अगर ग्रेटर और इक्वल टू टर्म्स वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो तो फिर छोटी टर्म्स वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब है अब हम कह सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। चूंकि जो 2/3 पावर n वाली सीरीज है ये कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसमें r 2/3 है जो -1 और 1 के दरमियान है, या कह लें जिसका मॉडुलस 1 से लेस है। इसका मतलब है अब अगर हम कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करें तो बाय कंपैरिजन टेस्ट जो गिवन सीरीज है वो भी हमारे पास कन्वर्जेंट है। तो हमने गिवन सीरीज के कन्वर्जेंट होने का डिसीजन कर लिया विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज एंड विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। वो कि हम एक दफ़ा कामयाब नहीं हुए लेकिन दूसरी दफ़ा हम कामयाब हो गए और हमने डिसाइड कर लिया। और अब करेंगे आज की लास्ट एग्जांपल, और हमने प्रूव ये करना है कि जो सीरीज़ 1/n फैक्टोरियल है ये कन्वर्जेंट सीरीज़ है। और इस्तेमाल हमने उन्हीं का करना है, कंपैरिजन टेस्ट का, ज्योमेट्रिक सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का, या पी सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का। और जो गिवन सीरीज़ है उसकी टर्म्स को मैं एक्सन कह लेता हूँ। लेट कर लेते हैं कि समीशन एक्सन इक्वल है समीशन 1/n फैक्टोरियल के, इसका मतलब है एक्सन इक्वल है 1/n फैक्टोरियल के। और मुझे इस n फैक्टोरियल को चेंज करना है, या तो किसी कांस्टेंट की पावर n में या n की पावर कांस्टेंट में, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि जो नई सीरीज़ है वो पी सीरीज़ है या ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और मुझे उसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस मालूम हो। n फैक्टोरियल का मतलब आपको याद है, n फैक्टोरियल का मतलब है 1 2 3 4 से लेकर n तक वाले नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। और मैं इस प्रोडक्ट को ख़त्म करना चाहता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट को एक नंबर में तब्दील करना चाहता हूँ। मैं ऐसा करने लगा हूँ कि 3 की जगह 4 की जगह n-1 की जगह n की जगह इन सब की जगह 2 लिख रहा हूँ। 3 की जगह 2 यानी उससे छोटा नंबर, 4 की जगह 2 यानी उससे छोटा नंबर, n-1 की जगह 2 यानी उससे छोटा नंबर, n की जगह 2 यानी उससे छोटा नंबर। नीचे छोटा नंबर लिखेंगे तो राइट साइड जो है वो मेरे पास ग्रेटर और इक्वल हो जाएगी। और ऐसा करने का फ़ायदा ये होगा कि ये सारे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और पावर में n आ जाएगा। ये कितने 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक 1 के अलावा बाकी सारे नंबर्स 2 हैं। टोटल फैक्टर्स n थे लेकिन एक 1 जो है वो 2 नहीं है, बाकी सारे 2 हैं, तो ये फैक्टर्स तादाद में n-1 हैं। ये मेरे पास 2 की पावर n-1 बनेगा। और इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा है कि रिज़ल्ट हर n के लिए होल्ड नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने n 2 की जगह कह लें 2 ही लिखा है, लेकिन 2 से बड़े नंबर्स की दफ़ा भी मैंने 2 लिख दिया है। लेकिन अगर सिर्फ n1 होता तो फिर तो मैंने कोई चेंज नहीं की थी। यानी ये रिजल्ट जो इस वक्त इनक्वालिटी बनी है, ये इनक्वालिटी n ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए होल्ड कर रही है। अगर n1 होता, ये 1 का फैक्टोरियल होता, इसमें 2 होता ही कहीं ना, तो फिर मैंने ये चेंज नहीं की थी। तो इस वक्त ये जो इनक्वालिटी बनी है वो n ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए बनी है। राइट साइड पे सारे 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये तादाद में n-1 है, तो ये 1/2 पावर n-1 बन जाएगा और ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है n ग्रेटर इक्वल टू 2 के लिए। और कंपैरिजन टेस्ट में जब xn इक्वल टू yn बोथ ग्रेटर इक्वल टू 0 n ग्रेटर इक्वल टू k के लिए होल्ड करे तो हम रिजल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे xn लेसर इक्वल टू 1/2 n-1 है। आप कहेंगे अभी तक आपने किसी में भी जिक्र नहीं किया कि ये ग्रेटर इक्वल टू 0 है। सारे पार्ट्स में मुझे जिक्र करना चाहिए था, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इनमें कहीं पर भी नेगेटिव नंबर मौजूद नहीं है, ये ऑब्वियसली ग्रेटर इक्वल टू 0 ही है। xn ग्रेटर इक्वल टू 0 लेस देन 1/2 पावर n-1 है, और ये जो 1/2 पावर n-1 है इसको मैं इकट्ठा 1/2 की पावर n-1 लिख सकता हूँ। और ये मेरे पास जो है ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसमें r मेरे पास 1/2 है, और r 1/2 होने का मतलब है ये कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज है। जब भी r
का मॉडुलस 1 से लेस हो या r -1 और 1 के दरमियान हो तो ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट हुआ करती है। ये कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज है। अगर ये कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसकी टर्म्स गिवन सीरीज की टर्म्स से ग्रेटर और इक्वल टू हैं तो इसका मतलब है हम कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी टर्म्स वाली सीरीज अगर कन्वर्जेंट हो तो छोटी टर्म्स वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट हुआ करती है। इसका मतलब है जो हमारे पास गिवन सीरीज है वो भी हमारे पास कन्वर्जेंट है। हमने प्रूव कर लिया है कि जो गिवन सीरीज 1/n फैक्टोरियल है ये कन्वर्जेंट सीरीज है। इस रिजल्ट का इस्तेमाल भी करेंगे और इस्तेमाल करके हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे कि जो ई है वो रैशनल नंबर नहीं है। कंपैरिजन टेस्ट का इस्तेमाल करके और भी बहुत सारी सीरीज के बारे में डिसाइड किया जा सकता है कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। दो रिजल्ट्स आपको हमेशा याद रखने हैं कि पी सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है और ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है। और आपको ये याद रखना है कि बड़ी टर्म्स वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो तो छोटी टर्म्स वाली कन्वर्जेंट है, छोटी टर्म्स वाली सीरीज डाइवर्जेंट हो तो बड़ी वाली डाइवर्जेंट है। अगर बड़ी टर्म्स वाली सीरीज डाइवर्जेंट हो तो छोटी टर्म्स वाली सीरीज के बारे में कोई कंक्लूजन नहीं है। और अगर छोटी टर्म्स वाली सीरीज कन्वर्जेंट हो तो बड़ी टर्म्स वाली सीरीज के बारे में भी कोई कंक्लूजन नहीं है। इन सारी बातों को याद रख के हम इस्तेमाल करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मज़ीद सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।